नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, तो क्या ये केवल आज का विषय है या पहले से रहा है? कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके आए हैं जब न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण डिसीजन दिया और उस डिसीजन को पलटने के लिए संसद ने संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका के निर्णय को बदल दिया। उसमें से एक निर्णय है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विधि शब्द की व्याख्या भी करता है। तो ये विषय चर्चा में क्यों रहा है और किससे कोरिलेट करके देख सकते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि हमारे देश में संसद सर्वोच्च है। उसी के कुछ समय बाद आप देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएस गवई जी ने कहा कि हमारे देश में संसद सर्वोच्च नहीं है और न ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दिखाई देने लगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति है, लेकिन ये टकराव कोई आज का विषय नहीं है। ये पहले भी देखा गया। जैसे ही संविधान लागू हुआ और जैसे ही सरकारों ने जनता के हित में कार्य करना शुरू किया, यह विवाद का विषय बन गया कि संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन टकराव की स्थिति संसद और न्यायपालिका के मध्य उत्पन्न होता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल हैं, ऐसे कौन से वाद हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया और संसद ने उसे पलटने की कोशिश की? चलिए, सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 39 की बात करेंगे। 39 ख जो ये कहता है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ग कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अब इसी विषय को लागू करने के लिए सरकारों ने प्रयास किया तो यहाँ पर जब भौतिक संसाधनों की मैं बात कर रहा हूँ तो भूमि उसमें शामिल है। अब यहाँ विवाद शुरू होता है आर्टिकल 13 को लेकर के, और 13 में क्लॉज 1 है, इसका क्लॉज 2 है और क्लॉज 3 भी है। क्लॉज 3 के अलावा बाद में संविधान संशोधन के द्वारा क्लॉज 4 भी शामिल किया गया है। एक और आर्टिकल है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, आर्टिकल 31 है, और यह संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को मौलिक अधिकार बताता था। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है जो 32 है, और ये कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए मना नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा उच्च न्यायालयों को अधिक मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है। एक और आर्टिकल है जिसे संविधान का अनुच्छेद 368 कहते हैं, और संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान करता है कि अगर ऐसी आवश्यकता है और संविधान की जीवंतता को बनाए रखना है तो संसद यदि चाहे तो संविधान में आधुनिक पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर सकती है। कुल मिलाकर के जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, यह संविधान को जीवंत बनाता है, लेकिन जीवंत बनाता तो है, कई मुद्दों पर यह विवाद का विषय रहा है। अब एक बार हम आर्टिकल 13 को देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्लॉज 1 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी कि संविधान जब हमारा लागू हो रहा है उससे पहले
भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। इस भाग का मतलब है भाग 3 की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो ये कह रहा है कि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। जब हम 13 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो यहाँ से आच्छादन का सिद्धांत आता है। जैसे आईपीसी संविधान लागू होने से पहले था, जब मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ तो बीएनएस बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईपीसी में कोई ऐसा प्रावधान अगर है जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। उल्लंघन की सीमा का मतलब ये है कि अगर कोई उसका प्रावधान फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उस सीमा तक फंडामेंटल राइट उस कानून को या उस विधि को आच्छादित कर लेगा। भविष्य में अगर ऐसा होता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा। जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर विधि शब्द की व्याख्या का प्रश्न आ जाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्यायित किया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। तो राज्य में यहाँ पर कहा गया है कि राज्य शब्द में जो डेफिनेशन दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 12, और उसमें राज्य में संसद को भी शामिल किया गया है और राज्य विधानमंडलों को भी शामिल किया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान बना, तो उसमें 3 अनुसूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया और राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। हालांकि कुछ अपवाद वाली स्थितियां जरूर हैं जिसमें राज्य चाहे तो संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती हैं और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों ही बनाएंगे, यानी कि राज्य विधानमंडल और संसद। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो संसद द्वारा बनाई गई विधि को वरीयता दी जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब बात ये हुई कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में भूमि शामिल है और भूमि राज्य सूची का विषय है। हमारे देश में जो संरचनात्मक गरीबी की समस्या रही है, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो देश के नेता रहे या जो सरकारें स्थापित हुई, सरकारें बनी, उन सरकारों ने प्रयास किया। संरचनात्मक गरीबी की शुरुआत दरअसल औपनिवेशिक काल में उस समय से होती है जब राजस्व की 3 प्रणालियां लागू होती हैं। राजस्व की 3 प्रणालियां, जैसे जमींदारी व्यवस्था की बात करेंगे, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और वहीं से किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ और वह आज तक संरचनात्मक गरीबी के तौर पर देखी जाती है। तो गरीबी और भूखमरी की समस्या का समाधान करना था। हमारे देश में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार सीमित हाथों में जमींदार रियासतें, इनके हाथों में जमीन सीमित थी या संकेंद्रित थी। अब उस भूमि को उन सभी से लेकर के जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोगों में वितरित करना था। वितरित करने के लिए कानून की आवश्यकता थी और कानून राज्य के विधानमंडलों ने बनाया। भूमि सुधार संबंधी कानून बना करके हालांकि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन भी किया गया, लेकिन हमारा मुख्य फोकस यहाँ पर भूमि सुधार से संबंधित कानून की है। तो भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाया और कानून बना करके जैसे ही लागू किया गया वैसे ही मामला पेचीदा हो गया। मामला पेचीदा कैसे हो गया? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल के एक जमींदार थे जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 13(2) और 31 का प्रयोग करते हुए, जिसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का अनिवार्य अर्जन या संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इन्होंने इस प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31 को अपना मौलिक अधिकार मानते हुए, चूँकि संविधान देता ही है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को सुना और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया
कि संसद के पास अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अर्थात शंकरी प्रसाद वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता को स्वीकार कर लिया और यहीं से विधि की सीमित व्याख्या का प्रश्न आता है कि विधि क्या है। संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में जो दिया गया है, यहाँ पर विधि शब्द आप देखेंगे, विधि शब्द का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसके बाद ये मामला यही नहीं थमा, ये मामला फिर से विवाद का विषय बना सज्जन सिंह वाद वर्सेज राजस्थान राज्य में। ये मामला है 1965 का। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को अधिकार है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पुनः शंकरी प्रसाद वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ तक तो मामला ठीक था। आगे चल करके फिर एक वाद आता है जिसे कहते हैं गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद 1967 में आता है। पुनः इसकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत जो विधि शब्द है। गोलकनाथ वाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, पंजाब के ये जमींदार थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया और अपील करके इसमें वही मुद्दा आता है संविधान के अनुच्छेद 31 की, 32 की और संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 की। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि हमने अभी तक जो व्याख्या किया था संविधान की सीमित व्याख्या थी। अब संविधान की व्यापक व्याख्या में न केवल विधायी शक्ति शामिल है बल्कि संसद की संविधायी शक्ति भी शामिल है। तो दो शब्द यहाँ से आते हैं, एक तो विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति, और यहीं से इसकी व्याख्या शुरू हो जाती है। गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्य विधायन का सिद्धांत दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया जा रहा है इससे पहले के वाद में दिए गए निर्णय पर यह लागू नहीं होगा। अर्थात आसान भाषा में कहें तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे से नहीं होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में कहा कि अब मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। और यहीं से जो मैंने आपसे कहा कि विधि की व्यापक व्याख्या, तो विधि शब्द की व्याख्या की बात आई तो इसकी सीमित व्याख्या की गई और विधि में कहा गया कि केवल सामान्य विधि ही शामिल है, और सामान्य विधि का मतलब विधायी शक्ति से है। और जब विधायी शक्ति की बात आ रही है तो जैसे हम कहेंगे CAA, ठीक है, संशोधित नागरिकता अधिनियम की बात कर लीजिए, अर्थात यह विधि बनाने की शक्ति है। संसद विधि बना सकती है और विधि बना सकती है तो उसे कहा गया विधि शब्द में केवल सामान्य विधि ही शामिल है। दूसरी बात, ये दोनों मामले थे वह शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद में आते हैं, लेकिन जब गोलकनाथ वाद में ये मामला आया, विधि शब्द की व्याख्या की बात आई, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो सामान्य विधि है वो शामिल है ही, लेकिन उसके साथ साथ संविधान संशोधन भी शामिल है। अब जब मैंने ये कहा कि सीमित व्याख्या, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ इस तरह से कहा कि विधि शब्द में विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति, विधायी शक्ति के तहत संसद कोई कानून बनाता है और संविधायी शक्ति के तहत संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन करता है, संविधान के आर्टिकल में संशोधन करता है, संशोधन करके समाप्त कर सकता है या उसे सीमित कर सकता है या जोड़ सकता है। यह सामान्य बहुमत से होगा, यह विशेष बहुमत से होगा, यानी कि जो संविधायी शक्ति है इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल आप विधि बना करके जो सीमित कर रहे हैं आप इससे नहीं कर सकते, अर्थात विधानमंडल विधि बना करके मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। यहाँ तक मामला आया। फिर उसके बाद
सामान्य विधि प्लस संविधान संशोधन को जब शामिल कर दिया गया विधि की व्याख्या में, यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। और मामला गड़बड़ कुछ इस प्रकार से हुआ कि संविधान का 24वां संशोधन किया गया और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संसद ने संविधान के अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 जोड़ा और संसद ने ये कह दिया कि विधि शब्द की व्याख्या में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। और इस तरह संसद ने न्यायपालिका के द्वारा गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया। अब न्यायपालिका के पास विकल्प नहीं था, तो न्यायपालिका ने, ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया, ये मामला और आगे आया और आगे ये मामला आता है केशवानंद भारतीवाद तक। केशवानंद भारतीवाद में पुनः जब इन अधिकारों की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद ने जो 24वां संविधान संशोधन किया है वह वैध है, लेकिन संसद उसी सीमा तक संशोधन कर सकती है जिस सीमा तक मूल ढांचे का उल्लंघन न हो। और आसान भाषा में बताऊं तो संसद के द्वारा किए गए 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध मान लिया, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप संविधान के भाग 3 में और संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन कर तो सकते हैं, लेकिन भाग 3 में और संविधान के भाग के अन्य हिस्सों में यदि कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पाया जाता है, वहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते। तो केवल यही मामला नहीं था जब संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बदल दिया था। आगे और भी ऐसे मामले थे जिसमें संसद ने सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय को पलट दिया था। वर्तमान स्थिति ये है कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट या इंक्लूडिंग भाग 3 आप कह सकते हैं, लेकिन केवल उसी सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न हो। तो इससे संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें थी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगले किसी सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।